लेक्चर 9। अब मैं इंसाफ करूंगा। विश्वास सुराना की बात सुनकर वो हवलदार कहता है, बात ऐसी है एमएलए साहब की एक लड़का आया था उस मरे हुए लड़के की कंप्लेन लिखाने जिसके बारे में आपने हमें बताया था। कोई प्रतीक एंथनी था। विश्वास सुराना कहते हैं, का क्या किया तुमने? वो हवलदार कहता है, जैसा हमेशा करते हैं एमएलए साहब। उसे कचरे के डब्बे में डाल दिया है। अब आगे क्या करना है? विश्वास सुराना कहते हैं, उसे पुराने तरीके से देख लो। हवलदार कहता है, आप चिंता मत कीजिए एमएलए साहब। उसकी हम इतनी कुटाई करेंगे कि वह लड़का जो मारा गया है वो इस प्रतीक के दिमाग से हमेशा के लिए निकल जाएगा। विश्वास सुराना हंसते हुए कहते हैं, मनोज हवलदार, तुम्हारे घर पर तुम्हारा इनाम पहुंच जाएगा। मनोज हंसते हुए कहता है, आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। विश्वास सुराना फोन काटते हुए एक नकली करता है जिसमें उसने प्रतीक को ड्रग रैकेट में जोड़कर उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवा दिया था। जब वहां का इंस्पेक्टर वहां आते हैं और उसे देखते हैं तो सबसे पहले प्रतीक को अरेस्ट करने के लिए निकल जाते हैं। इंस्पेक्टर को ड्रग्स बेचने वालों से काफी नफरत थी क्योंकि उसका भाई ड्रग्स ओवरडोज की वजह से मारा गया था। इस वजह से इंस्पेक्टर ने ये देखते ही प्रतीक को अरेस्ट करने के लिए तुरंत निकल जाता है। प्रतीक को तो कॉलेज पहुंचने तक का मौका नहीं मिलता है और रास्ते से ही उसे उठा लिया जाता है। इससे पहले कि प्रतीक अपने सफाई में कुछ कह पाता, इंस्पेक्टर उसे तुरंत भयानक तरीके से 2 थप्पड़ लगाते हुए कहता है, इंसानियत के दुश्मन ड्रग्स बेचता है। तुझे पता भी है कि इसका क्या रिजल्ट होता है? मासूम लोग तेरे वजह से मारे जाते हैं या फिर खुद को खत्म कर लेते हैं जब उनके पास पैसा खत्म हो जाता है। वो इंस्पेक्टर प्रतीक को कुछ भी बोलने का मौका देता ही नहीं है। वो बस प्रतीक को सुनाता रहता है और उसे पुलिस जीप में बैठाकर पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते भर वह प्रतीक को सिर्फ गालियां ही देता रहता है। उसके बाद जब प्रतीक को वहां पुलिस स्टेशन में पहुंचाया जाता है तब वो इंस्पेक्टर सीधा प्रतीक को सेल के अंदर ठूस देता है और डंडा लेने के लिए पहुंच जाता है। प्रतीक कहता है, मुझे क्यों पकड़ा हुआ है? आप लोगों को तो उसे पकड़ना था जिसने मेरे दोस्त को मारा था। मैंने यहाँ कंप्लेन भी लिखवाई है। आप चाहे तो उन हवलदार से पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर जब अपना डंडा प्रतीक के ऊपर चलाने ही वाला था कि वह ये सुनकर रुक जाता है। वो हवलदार की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये सही कह रहा है? इसने कोई कंप्लेन लिखवाई थी क्या? हवलदार मनोज कहता है, बिल्कुल भी नहीं सर। इसे तो आज पहली बार देखा है जब आप लेकर आए हैं। ये सुनकर प्रतीक के पैरों के तले धरती खिसक गई थी। प्रतीक कहता है, मैंने लिखवाई थी, आप देख लीजिए। वो हवलदार झूठ बोल रहा है। मनोज खुद वहां रजिस्टर लाता है और कहता है, देख लीजिए सर, इसका इसमें कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। अभी के अभी ड्रग रैकेट वाले ने जब अपना मुंह खोला तो इसका नाम लिया। प्रतीक को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। प्रतीक बाकी के लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, आप लोग बताइए, मैंने यहाँ आकर रिपोर्ट लिखवाई थी ना? आप लोगों ने तो देखा ही होगा। अभी कुछ घंटे पहले की बात है। एक साथ सारे लोगों ने ना कर दिया था। उसके बाद प्रतीक बिल्कुल खामोश हो गया था। प्रतीक समझ गया था कि सारे हवलदार एक दूसरे से मिले हुए हैं सिवाय इस इंस्पेक्टर के जो प्रतीक की तरफ काफी गुस्से से बढ़ रहा था। वो इंस्पेक्टर अपने वर्दी के ऊपर के 3 बटन खोलता है और अपने एक हाथ में मजबूती से डंडा पकड़ता है और प्रतीक के पास आते हुए कहता है, साले झूठ बोलता है। ये कहते हुए वह प्रतीक के ऊपर डंडे की बरसात करने लगता है। प्रतीक को वह इंस्पेक्टर मारता जा रहा था लेकिन प्रतीक के मुंह से उफ तक नहीं निकल रहा था। प्रतीक ने बाहरी दुनिया का वह चेहरा देखा था जिससे आज तक वह अनजान था। प्रतीक मार खाते खाते उस मनोज नाम के हवलदार को देखता जा रहा था। प्रतीक को इंस्पेक्टर अपनी पूरी ताकत से मारता रहता है लेकिन प्रतीक सिर्फ मनोज को ही देखता रहता है जैसे उसे डंडे से नहीं बल्कि रुई से मारा जा रहा हो। प्रतीक की अपने ऊपर ऐसी खतरनाक नज़र देखकर एक पल के लिए मनोज के अंदर खौफ जमा हो गया था। मनोज का दिल तेजी से धड़कता जा रहा था। जिस बेरहमी से प्रतीक उसे देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह बस देखने भर से मनोज को जान से मार डालेगा।
इंस्पेक्टर जब मारते मारते थक जाता है तब वो प्रतीक के आंखों में अपनी आंखें डालता है, जिससे इस इंस्पेक्टर का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगता है और वह अपना बैलेंस खोते हुए दीवार के सहारे खड़ा हो जाता है। इंस्पेक्टर अब तक अपनी जिंदगी में किसी ऐसे से नहीं मिला था जो इतना ज्यादा ढीठ था, जिसके ऊपर इतने मार का कोई असर नहीं हुआ था। प्रतीक बिना किसी इमोशन से कहता है, मेरे पास इतना अधिकार है कि मैं किसी को एक कॉल कर सकता हूं ताकि वह यहां आ सके। चूंकि वह इंस्पेक्टर काफी ज्यादा थक गया था, इसलिए वह प्रतीक को लैंडलाइन के पास जाने की इजाजत देता है। प्रतीक सीधा फादर को कॉल करता है, जो अब कुछ और दिन मुंबई में रुकने वाले थे। प्रतीक फादर को पूरी बात नहीं बताता है, बस इतना ही कहता है, उसे किसी गलतफहमी की वजह से अरेस्ट किया गया है। फादर पुलिस स्टेशन का नाम पूछते हुए कहते हैं, तुम बस थोड़ा इंतजार करो मेरे बच्चे, मैं आ रहा हूँ। प्रतीक बात करते हुए इंस्पेक्टर को देखते हुए कहता है, आपका मन भर गया है क्या? अगर और भी कोई भड़ास निकालना है तो निकाल सकते हैं। प्रतीक के बातों को और आंख को देखकर इंस्पेक्टर को पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही थी कि प्रतीक को पकड़कर उससे कोई गलती हुई है। वह प्रतीक को पकड़ता है और सीधा रिमांड रूम में लेकर जाता है, जहां पहले से ही कोई बुरी हालत में पड़ा हुआ था। ये वही ड्रग पैडलर था जिसने जब टॉर्चर होने के बाद अपना मुंह खोला था, तब उसने प्रतीक नाम लिया था। उसे हवलदार मनोज ने खुद से आगे एंथनी लगाकर प्रतीक को उसमें फंसा दिया था। वहां जाते ही इंस्पेक्टर वहां मौजूद एक हवलदार से कहता है, इसे उठाओ। वो हवलदार उसके मुंह पर पानी मारता है और वो उठ जाता है और इंस्पेक्टर को देखते हुए कहता है, क्या साहब, आप तो पसीने से तरबतर हो चुके हैं, लगता है कि कोई मेरे जैसा ढीठ मिला है। इंस्पेक्टर प्रतीक को आगे करते हुए कहता है, इसे तो तुम पहचानते ही होगे। वो ड्रग पैडलर अपना चेहरा थोड़ा आगे करते हुए प्रतीक को देखता है और कहता है, ये कौन है? इंस्पेक्टर कहता है, अभी अभी तुमने जिन लोगों का नाम लिया था, यह उनमें से एक है, प्रतीक एंथनी। वो ड्रग पैडलर हंसते हुए कहता है, इंस्पेक्टर साहब, दिमागी संतुलन खराब हो गया या फिर याददाश्त कमजोर हो गई है? मैंने प्रदीप कहा था ना कि प्रतीक। इतना टॉर्चर मुझे किया है, लेकिन याददाश्त आप लोगों की खराब होने लगी है। कमाल की बात है। इंस्पेक्टर प्रतीक को लेकर बाहर आता है और उसकी हथकड़ी खोलते हुए कहता है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हमसे एक बहुत ही बड़ी गलती हुई है। उसने प्रदीप कहा था और हमारे हवलदार ने प्रतीक लिख दिया। प्रतीक कहता है, इंस्पेक्टर आयुष्मान राणा, आगे से अपने पर्सनल फीलिंग पर थोड़ा सा काबू रखना, क्या पता अगला मेरी तरह मार न खाए। प्रतीक अपना कपड़ा पहनता है और सीधा हवलदार मनोज के पास जाते हुए कहता है, कहाँ है वो फ जो कि मैंने लिखवाई थी? मनोज कहता है, क्या बोल रहे हो? कौन सा फ? यहाँ कोई फ नहीं लिखवाया था तुमने। प्रतीक कुछ नहीं कहता है और मैं वहां से जाने लगता है, तभी वहां फादर एक लॉयर के साथ आ जाते हैं। वह प्रतीक को देखते हुए कहते हैं, मेरे बच्चे तुम ठीक तो हो ना? प्रतीक कहता है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए फादर, यहाँ एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई थी। प्रतीक फादर के साथ जाते हुए उन्हें हर एक चीज बताता है। तब फादर कहते हैं, ये सब तो होना ही था, कानून सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, हमारे जैसों को कोई इंसाफ मिल जाए तो वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। लॉयर वहीं पुलिस स्टेशन में किसी वजह से रुक गया था, इसलिए फादर और प्रतीक दोनों आराम से गाड़ी में बात कर रहे थे। प्रतीक उस जगह तक पहुंचने तक बिल्कुल शांत रहता है। इधर हवलदार मनोज एमएलए विश्वास सुराना को कॉल करने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है और अगर उसने एमएलए को इस बारे में बताया तो उसकी जान खतरे में आ सकती है, इसलिए वह बस चुपचाप ही रहता है। हवलदार मनोज से बस इतनी ही गलती हो गई थी कि वो उस ड्रग पेडलर को ये बताना भूल गया था कि उसे उस इंसान को पहचान लेना है जिसे इंस्पेक्टर लेकर अंदर आएगा। मनोज मन ही मन कहता है, मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि राणा सर कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। उन्होंने उस लड़के को मारने के बजाय पहचान करने के लिए क्यों गए? ड्रग का नाम सुनकर ही वो पागल हो जाते हैं। एमएलए साहब को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना मेरी जान भी जा सकती है। उन्हें पता ही नहीं चलने दूंगा। इधर प्रतीक फादर के साथ उनके रूम के अंदर जाता है, जहां फादर कहते हैं,
प्रतीक मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि सात्विक तुम्हारे लिए क्या था। कानून उसे इंसाफ नहीं दिला सकता है। तुम अपने करियर के ऊपर ध्यान दो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। प्रतीक कहता है, आप चिंता मत कीजिए। अब कानून नहीं बल्कि मेरे भाई सात्विक को मैं खुद इंसाफ दिलाऊंगा। सिर्फ सात्विक को ही नहीं बल्कि उन सब को जो उसकी तरह हैं। फादर कहते हैं, यह क्या कह रहे हो प्रतीक? प्रतीक फादर की तरफ देखते हुए कहता है, मैं उन सब को भी उससे भी भयानक मौत दूंगा जैसे सात्विक मरा है। फादर कहते हैं, यह क्या कह रहे हो प्रतीक? तुम्हें मैंने यही सिखाया है क्या? तुम खूनी बनना चाहते हो? ऐसा कुछ अपने दिमाग से निकाल दो। प्रतीक कहता है, आपने ही तो कहा था कि इतिहास ने हमें एक चीज सिखाई है कि लोगों को कैसे बदला जाता है। पहला तो उन्हें प्यार से बदलना चाहिए, जो बाहरी दुनिया को देखकर मैं समझ गया हूँ कि वह पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, फादर प्रतीक की बात को बीच में रोककर कहते हैं, डर से लोगों को बदलना। प्रतीक कहता है, जल्द ये शहर उस डर से कांप उठेगा जो मेरे नाम का होगा। उसके बाद कोई क्राइम करने से पहले हजारों बार सोचेगा। इस दुनिया ने जब मुझे मजबूर कर ही दिया है तो आपने मुझे जो कुछ भी आज तक सिखाया है उन सब का इस्तेमाल करूंगा। फादर प्रतीक को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें कभी खूनी बनना नहीं सिखाया है। प्रतीक कहता है, आपको वह दिन याद है जब हमें आयुषी मिली थी हमारे चर्च के अंदर? भूले तो नहीं ही होगे आप? फादर जो अब तक गुस्सा थे वो बिल्कुल शांत हो गए थे। वो उस दिन को याद करते हुए बिल्कुल शांत हो गए थे। वो हल्के से कहते हैं, उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ मैं? वह दिन एक काला धब्बा था मेरी जिंदगी में। उसे भूलना मुमकिन नहीं है मेरे लिए। टू बी कंटिन्यूड।